जिसे ढूंढते रहे तुम साल दर साल, जिसके पीछे पड़े थे तुम होके बदहाल। है शायद वो अपने पैरों के निशान भी साथ ले गया। ये पंक्ति हमारे आज की कहानी के किरदार एवं एक देश के सुरक्षा बल के बीच लंबे चले चोर पुलिस के खेल को बयां करती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस मंच पे, जहां हम आज एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अज्ञात। इस अज्ञात सीरीज में उन व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जिनका जीवन रहस्यों में लिपटा रहा है। आज हम अज्ञात की पहली कहानी में एक ऐसे प्लेन हाईजैकिंग के बारे में जानेंगे जिसमें शातिर अपराधी ने प्लेन में बैठे बैठे बीच हवा में ही हाईजैकिंग की, अपनी डिमांड्स रखी, उन डिमांड्स को पूरा करवाया और चुपचाप कहीं आसमान में हमेशा के लिए गायब हो गया। और ये सारी घटनाएं दुनिया के सबसे सशक्त देश की सुरक्षा बल अवाक हो देखती रही। ये शातिर अपराधी था डीबी कूपर। 27 नवंबर 1971 अमेरिका में प्रचलित त्यौहार थैंक्सगिविंग डे के एक दिन पहले का दिन। आज सभी लोग अपने परिवार के साथ कल के सेलिब्रेशन की तैयारियों में मशगूल थे। पोर्टलैंड के एयरपोर्ट पे भी आम दिनों के मुकाबले काफ़ी कम भीड़ थी। तभी वहाँ दस्तक होती है सूट बूट पहने, आंखों पे काला चश्मा लगाए और हाथ में एक ब्रीफकेस लिए 40 से 45 वर्ष की उम्र के एक आदमी की। वो नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के काउंटर पे जाता है और सियाटल के लिए फ्लाइट नंबर 305 का एक टिकट लेता है। पोर्टलैंड से सियाटल की जर्नी करीब 30 मिनट की होने वाली थी। फ्लाइट में काफ़ी कम लोग थे, मसलन 36 पैसेंजर और 7 क्रू मेंबर्स ने ही बोर्ड किया था। अपनी तय उड़ान सीमा के अनुसार प्लेन ने 2:50 पर टेक ऑफ ली। कूपर की सीट सबसे आखिर में थी, फ्लाइट अटेंडेंट के कैबिन से सटी हुई। प्लेन के टेक ऑफ होते ही उसने नाश्ता ऑर्डर किया। थोड़ी देर बाद उसने एक एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और एक नोट थमाया। उस एयर होस्टेस ने नोट बिना पढ़े अपने पॉकेट में रख लिया। ये देख कूपर ने थोड़ी देर बाद फिर उसे बुलाया और बड़े प्यार से उस नोट को दोबारा पढ़ने पर इंसिस्ट किया। उस एयर होस्टेस ने बेमन हो अपने कस्टमर की बात मानने के लिए वो नोट खोला। नोट खोलते ही वो कांपने लगी। पसीने से भरे चेहरे और सहमी आंखों से दोबारा पढ़ने का प्रयास किया कि शायद इस बार तो वो शब्द ना हो, और शब्द इस बार भी वही थे। मेरे पास एक बॉम्ब है और अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं ये प्लेन उड़ा दूंगा। भय से सुन पड़ चुकी फ्लाइट अटेंडेंट को कूपर ने अपने पास बिठाया और पानी दिया। थोड़ी देर बाद उसने उससे कहा कि वो चुपचाप ये मैसेज सीधे कॉकपिट में मौजूद पायलट को दी। वो सीधे पायलट से मिली और उसे नोट थमाया। इस बार वो थोड़ी ज़्यादा घबराई थी क्योंकि कूपर ने उसे अपने ब्रीफकेस का बॉम्ब दिखाकर भेजा था। पायलट ने मामले की गंभीरता समझते हुए तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी को इसकी खबर दी। पायलट ने एटीसी को कूपर्स की डिमांड भी बताई। उसकी 3 डिमांड्स थी। 2 लाख अमेरिकन डॉलर जो $20 के बंडल में हो, 4 पैरासूट जो कि मिलिट्री पैरासूट ना हो, सिविल हो, तथा सिएटल में प्लेन रिफ्यूलिंग की सुविधा। एटीसी ने अपने पैसेंजर्स की परवाह करते हुए उसकी डिमांड्स मान ली। कूपर ने पायलट को इंस्ट्रक्शन दे प्लेन को लगभग 5:39 पे सियाटल एयरपोर्ट के एक अलग रनवे पे उतारा। कॉमन रनवे पे उसे मिलिट्री एक्शन का डर था। प्लेन उतरते ही रिफ्यूलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसे पैसे और पैराशूट भेज दिए गए। कूपर ने सारे पैसेंजर्स को उतार दिया और क्रू मेंबर्स के साथ वो वापस चलने लगा। 7:40 में प्लेन सियाटल से रवाना हो गई। कूपर ने सारे क्रू मेंबर्स को पायलट के कॉकपिट में जाने को कहा। उसने पायलट को प्लेन मैक्सिको ले जाने के लिए कहा और पायलट ने इसे नकार दिया क्योंकि उसके लिए उन्हें एक और रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती। फिर प्लेन रेनो के लिए उड़ पड़ी। कूपर ने पायलट को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि प्लेन की हाइट 1000 फीट होनी चाहिए, स्पीड लोएस्ट होनी चाहिए और पीछे का दरवाज़ा अनलॉक कर दिया जाए। पायलट ने ऐसा किया। करीब 8:20 में पायलट को प्लेन की वार्निंग लाइट्स दिखी, जिसका मतलब था कि प्लेन का प्रेशर बढ़ रहा था। स्थिति जानने के लिए पायलट को कॉकपिट से मजबूरन निकलना पड़ा। उसने देखा पीछे का दरवाज़ा जो कूपर ने अनलॉक करवाया था वो खुला पड़ा था, जिससे हवा अंदर आ रही थी। पायलट ने गेट बंद किया, जिससे बैलेंस दोबारा बन गया। उसने कूपर को चारों तरफ देखा पर वो कहीं नहीं था। चूंकि कूपर ने उसे कॉकपिट में रहने को बोला था, इसलिए वो तुरंत वापस चला गया। करीब 10 बजे रात को प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड हुई। यूएस मिलिट्री ने रनवे सीज कर रखा था। प्लेन का दरवाज़ा खुला और सारे क्रू मेंबर्स धीरे धीरे प्लेन से उतरने लगे। इसके बाद मिलिट्री ने प्लेन पे धावा बोल दिया। उन्होंने प्लेन का कोना कोना छाना पर कूपर का कहीं नामो निशान न था। थी तो बस 2 बची पैराशूट्स। एटीसी ने तुरंत आसपास के इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर कूपर को खोजना शुरू किया। जंगलों और पहाड़ों में सर्च टीम्स भेजी गई। सबसे अजीब बात यह थी कि जब प्लेन ने सियाटल एयरपोर्ट छोड़ा था तब एटीसी ने प्लेन के ऊपर और नीचे 2 यूएस फाइटर जेट लगाए थे। ये इस प्रकार उड़ रहे थे कि कूपर को इनका पता भी न चले। परंतु प्लेन पे पल पर नजर रख रहे इन जेट्स ने भी कोई पैराशूट मूवमेंट डिटेक्ट नहीं की थी। चूँकि उस समय सीसीटीवी का प्रचलन नहीं था तो पैसेंजर और क्रू मेंबर्स से मदद ले उसकी एक तस्वीर बनाई गई और उस तस्वीर को पूरे देश में सर्कुलेट कर दिया गया। जल्द ही कूपर के पीछे FBI और CIA जैसी एजेंसीज लग चुकी थी।
पर कई दिनों के खोजबीन के बाद भी कूपर का कुछ नामो निशान न पड़ा। हार के FBI ने कहा कि कूपर जिन परिस्थितियों में कूदा था उसमें उसकी मौत निश्चित थी। प्लेन के स्टाफ्स और पैसेंजर ने कूपर के बारे में कई अजीब बातें बताई। उनके अनुसार वो बेहद शांत और मिलनसार स्वभाव का था। पूरे घटनाक्रम के दौरान उसके चेहरे पर एक बेफिक्री भरी मुस्कान थी। कूपर को FBI जैसी कई अन्य अमेरिकन एजेंसी ट्रैक करने का प्रयास करती रही, पर उन्हें कुछ न मिला और आखिरकार 45 सालों बाद 2016 में FBI ने यह केस यह कहकर बंद कर दिया कि कूपर का जीवित रहना नामुमकिन है, पर इसका भी उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया। आम लोगों के बीच DB कूपर को लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि वो एक पैराग्लाइडिंग एक्सपर्ट था जिसने घटना अंजाम दे बाकी जिंदगी ऐश से गुजारी। कुछ उसे एक टाइम ट्रैवलर बताते हैं जो उस रात वो घटना अंजाम देकर वापस अपनी टाइमलाइन में चला गया। कभी कभी उन पैसों से मिले कुछ पार्ट मिलने तथा कूपर जैसे दिखने वाले सस्पेक्ट को पकड़ने की अफवाहें भी आती हैं। इस घटना से प्रेरित हो 1972 और 73 में प्लेन हाईजैकिंग के कई केसेस में अचानक से बढ़ोतरी होने लगी। इस घटना के बाद ही एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स के सामान को स्ट्रिक्टली चेक करना मैंडेटरी कर दिया गया। हाल में रिलीज हुई मार्वल की लोकी सीरीज में भी DB कूपर का एक रेफरेंस दिया गया है। उस रात कूपर का अंजाम चाहे जो कुछ भी हो, और उसने अमेरिका और FBI के प्रतिष्ठा पे कभी ना मिटने वाला एक दाग जरूर लगा दिया। तो ये थी हमारी आज की अज्ञात सीरीज की पहली प्रस्तुति DB कूपर पे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे शेयर करें और हमारी मुलाकात ऐसे ही होती रहेगी क्योंकि हमारी दुनिया अजीब है।